तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे AS29 के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। मिनी लिमिटेड टू अ फैक्ट्री प्रीमाइज ऑन लीज ऑन 1/4/2016 फॉर ₹2 lakhs per month. The lease is an operating lease. During March 2017, Mini Limited relocates its operation to a new factory building. The lease on the old factory premises continues to be live up to 31st December 2019. The lease cannot be cancelled and cannot be sublet to another user. The auditor insists that the lease rent of balance 33 months, that is up to 31st December 2019, should be provided in the books for the year ended 31st March 2017. मिनी लिमिटेड सिक्स योर एडवाइस। तो इस केस में क्या हुआ है, एक मिनी लिमिटेड हमारी जो क्लाइंट समझ लीजिए, उसने फैक्ट्री प्रीमाइस लीज पे लिया था और अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। और ये जो प्रीमाइसेस है वो ना तो अब वो किसी काम आने वाली है उसके, और ना वो किसी को सबलेट कर सकती है, यानी कि उसके कुछ भी इनफ्लोस नहीं होने वाले, सिर्फ अब आउटफ्लो होने वाला है लीज रेंट का। तो ऑडिटर ने क्या इंसिस्ट किया है कि ये जो 33 बैलेंस पीरियड का जो लीज रेंट है वो हमें आज ही, यानी कि जब हमें पता चला है 31 मार्च 2017 को ही बुक्स में प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो इसमें अब हमें एडवाइस करना है मिनी लिमिटेड को। तो आंसर देखते हैं। इन अकॉर्डेंस विद एक्सप्लेनेशन टू पैरा 1B of AS29, provisions, contingent liabilities and contingent assets, if an enterprise has a contract that is onerous का मतलब पता है आपको? onerous का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे द इकोनॉमिक बेनिफिट जो कि डिराइव होने वाले हैं वो लेस है देन द कॉस्ट इनकर्ड, यानी कि कॉस्ट ज्यादा होगी और बेनिफिट कम होंगे, तो उसको यानी कि लॉस मेकिंग आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम ओनरस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एक एंटरप्राइज का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो चुका है, देन द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड एज अ प्रोविजन। तो जो भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जैसे कि यहाँ पे जो भी कॉस्ट इनकर होने वाली है वो हमें रिकॉग्नाइज कर देनी चाहिए तभी के तभी, अगर वो मेजरेबल है और रिकॉग्नाइज की जा सकती है तो। इन द गिवन केस द ऑपरेटिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम ओनरस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये एक ओनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एज इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेक्स्ट 33 months विल बी नील, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट तो कुछ होने वाला ही नहीं है, सिर्फ आपका खर्चा ही होने वाला। However, the lessee, Mini Limited, has to pay lease rent of ₹66 lakh. कैसे? 2 lakhs per month था और 33 months का बैलेंस है। Therefore, the provision on account of ₹66 lakh is to be provided in the accounts for the year ended 31st March 2017. यानी कि ऑडिटर ने सही कहा है, ऑडिटर इज राइट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E Limited is in process of finalizing its accounts for the year ended 31st March 2016. The company seeks your advice on the following. First part है क्वेश्चन का। The company sales tax assessment for the assessment year 13-14 has been completed on 14 Feb 2016 with a demand of 2.76 crore. The company paid the entire due under protest without prejudice to its right to appeal. The company files its appeal before the appellate tribunal authority, wherein the grounds of appeal cover tax on additions made in the assessment order for a sum of ₹2.10 crore. यानी कि क्या हुआ है, अभी हम 31 मार्च 2016 पर खड़े हैं और जो एक कंपनी का सेल्स टैक्स असेसमेंट था 13-14 के लिए वो अभी कंप्लीट हुआ है फेब में, और उसके अंदर डिमांड रेज हुई है 2.76 करोड़ की। इसके लिए कंपनी ने कुछ बिना प्रोटेस्ट किए पूरी की पूरी अमाउंट एक बार भर तो दी, ठीक है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, फिर बाद में 2.10 करोड़ के लिए उसने एक अपील फाइल की है, यानी कि बैलेंस जो 0.66 करोड़ है उसके लिए उसने अपील फाइल नहीं की है। तो इसको हमें फाइनलाइज करें अकाउंट्स, तो उसमें कैसे शो करना है वो हमें देखना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। सिंस द कंपनी इज नॉट अपीलिंग अगेंस्ट द एडिशन ऑफ 0.66 crore, 2.76 minus 2.10, the same should be provided for in its book for the year ended 31st March 2016. ठीक है, तो जिसके लिए वो अपील फाइल नहीं कर रहा है उस अमाउंट को तो उसने लिख ही देना चाहिए। The balance under protest can be kept under the heading loans and advance and disclosed along with the contingent liability of 2.10. तो इसमें अब हम देख सकते हैं कि जो 0.66 वाला था, में अब हम कह सकते हैं कि जो 0.66 वाला था वो तो अब हमें, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको अभी इमीडिएटली प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो बैलेंस 2.10 है उसे हमें लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाना है करंट लाइबिलिटीज बोल के।
अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ वेज एग्रीमेंट इन May 2016 whereby the labor union has accepted a revision in wage from June 2015, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है। The agreement provided that the hike till May 2016 will not be paid to employees but will be settled to them at the time of retirement. The company agrees to deposit the arrears in government bonds by September 2016. यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो दिया जा रहा है लेकिन वो अभी के अभी पेमेंट नहीं किया जाएगा, उसको रिटायरमेंट के वक्त उनको पेमेंट किया जाएगा। तो ये जो पेमेंट जो पेबल अमाउंट है वो हम अभी गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल देंगे। तो इसका आंसर क्या है, ट्रीटमेंट क्या होगा, द अरियर्स फॉर द पीरियड फ्रॉम जून 2015 to March 2016 are required to be provided for in the accounts of the company for the year ended 31st March 2016, assuming that the negotiation for revision in wages initiated in the financial year 2015-16. तो क्योंकि जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो कब उनका डिसाइड हुआ था, वो डिसाइड हुआ था मई में, लेकिन मई 2016 में हुआ था, लेकिन क्योंकि ये जून 15 वाला था तो हम क्या करेंगे कि वो मार्च एंडिंग जो होगी 31 मार्च वाली उसी में हम बोलेंगे कि उसी साल अकाउंट हुआ है, तो ये उसकी एंट्री वहीं पे आ जाएगी। अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। Sun Limited has entered into a sale contract of rupees 5 crore with X Limited during 15-16. The profit on this transaction is 1 crore. The delivery of the goods to take place during the first month of 16-17 financial year. In case of failure, Sun Limited to deliver within the schedule, a compensation of 1.5 crore is to be paid to X Limited. Sun Limited planned to manufacture the goods during the last month of 15-16. As on the balance sheet date, यानी कि 31st March 2016, the goods were not manufactured and it was unlikely that Sun Limited will be in a position to meet the contractual obligation. तो यहाँ पे पहले सीन क्या हुआ है कि सन और एक्स ये दोनों एंटर हुए एक एग्रीमेंट में कि सन जो है वो एक्स को सेल करेगा 5 करोड़ रुपीस के गुड्स का, लेकिन जो वो बनाने की और उसके अंदर प्रॉफिट होने वाला है 1 करोड़ का, और ये डिलीवरी जो होने वाली है वो फर्स्ट मंथ में होने वाली है 16-17 में। इन केस और अगर वो सन लिमिटेड टाइमली डिलीवरी नहीं कर पाता तो उसको 1.5 करोड़ का कंपेंसेशन देना होगा एक्स को। अब उसने क्या सोचा कि हम आखिरी महीने में यानी कि मार्च में समझ लीजिएगा उसने 15-16 में मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट की और लेकिन वो मीट नहीं कर पा रही है और उसको लग रहा है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा भी नहीं, यानी कि इसको 1.5 की लायबिलिटी उसको सामने सामने दिख रही है, ऐसा हो सकता है। तो अब हमें बताना है कि शुड सन लिमिटेड प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसी एज पर AS 29, ऑल्सो मेंशन शुड प्रोविजन बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर प्रॉफिट। तो सबसे पहले वाले पॉइंट का कि क्या कंटिजेंसी बोल के ये रिकॉग्नाइज होगा, तो आंसर देखते हैं। एज पर AS 29 प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट असेट्स प्रोवाइड्स दैट व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन खड़ा हो रहा है क्योंकि कोई पास्ट इवेंट्स की वजह से, तो क्या होगा, दैट प्रोबेबली रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी है और उसमें एक रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, देन द प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। यानी कि कोई भी पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है और उसके वजह से एक आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा जो कि एक रिलायबल एस्टिमेट के हिसाब से मेजर भी किया जा सकता है, तो प्रोविजन हमें रिकॉग्नाइज करना है। सन लिमिटेड हैज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स विद इन द शेड्यूल टाइम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। It is probable that Sun Limited will fail to deliver the goods within the schedule and it is also possible to estimate the amount of compensation, यानी कि 1.5 करोड़ वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। Therefore, Sun Limited should provide for the contingency amounting to rupees 1.5 करोड़ as per AS 29। ठीक है, ये वाला तो ये कंटीजेंसी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि शुड द प्रोविजन बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर प्रॉफिट, यानी कि 1 करोड़ का तो प्रॉफिट था और फिर अब कंपेंसेशन होने वाला है वो 1.5 करोड़ का है, तो क्या वो डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। क्यों, प्रोविजन शुड नॉट बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर प्रॉफिट। द गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बिफोर, क्योंकि देखिए दोनों चीजें साथ में नहीं होने वाली है, या तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा और या तो तुमने अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी जो है एग्रीमेंट है वो फॉलो नहीं किया तो तुम्हें पेनल्टी लगने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट भी मिलेगा और आपको कंपेंसेशन भी देना है, ऐसी वाली बात नहीं है। तो क्या हुआ है कि गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर ही नहीं हुए हैं, गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 31 मार्च 2016,
एंड इसके लिए नो प्रॉफिट हैड अक्रूड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16. Therefore, provision should be made for the full amount compensation amounting to 1.5 करोड़. क्योंकि जब 15-16 एज ऑन 15-16 की बात करें तो तब आपको प्रॉफिट इनकर होने की बात ही नहीं होती, अक्रू ही नहीं हो रहा है प्रॉफिट. तो आप डायरेक्टली जो कंपेंसेशन है 1.5 करोड़ उसको ही आप एज अ प्रोविजन बना के चलेंगे. अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. An oil company has been contaminating land for several years. It does not clean up because there is no legislation requiring cleaning up. At 31st March 2017, it is virtually certain that a law requiring cleanup of land already contaminated will be enacted shortly after the year end. Is provisioning presently necessary? तो यहाँ पे एक कंपनी है जो कि कई सालों से कंटेमिनेट किए जा रही है लैंड को और वो उसको क्लीन अप भी नहीं करती है, लेकिन अब उसको पता चला है कि एक लॉ ऐसा बनने वाला है जिसमें कि लैंड का कंटेमिनेटेड लैंड का क्लीन अप जरूरी होगा. तो अब उसको बताना है कि उसके लिए कुछ जो भी कॉस्ट इनकर होगी उसका प्रोविजन उसको करना चाहिए क्या. एज पर पैरा 29 of AS 29, provisions contingent liabilities and contingent assets, a past event will lead to present obligation when the enterprise has no realistic alternative to settle the obligation created by the past event. तो past event present obligation में कब convert होगा? जब जो past event था उसका कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं है कि उसको किसी भी तरह से सेटल किया जा सके. तो अगर किया नहीं जा सकता तो वो पास्ट इवेंट क्या बन जाएगा, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बन जाएगा. हाउएवर व्हेन एनवायरमेंटल डैमेज इज कॉज्ड देयर मे बी नो ऑब्लिगेशन टू रेमेडी द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, लेकिन जब एनवायरमेंटल डैमेज होता है तो उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अगर, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कोई रेमेडी नहीं होगी. The causing of damage will become an obligatory event when a new law requires the existing damage to be rectified. यानी कि पहले तो लॉ ही नहीं था कुछ कि हाँ पे क्लीन अप जरूरी है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो तब तो उसके कुछ भी रेमेडी उसका कोई ऑब्लिगेशन बन रहा नहीं था. लेकिन अब क्योंकि एक डैमेज को एक उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक लॉ आ गया तो ये फिर ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया. Where details of proposed new law have yet to be finalized, an obligation arises only when the legislation is virtually certain to be enacted. तो अब प्रपोज्ड हो गया है लॉ लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ है, तो वर्चुअली सर्टन नहीं हुआ है, तो जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तब वो वर्चुअली सर्टन होगा. इन द गिवन केस इट इज सेड दैट इट इज वर्चुअली सर्टन दैट द लॉ विल बी इनेक्टेड रिक्वायरिंग द क्लीन अप ऑफ द लैंड ऑलरेडी कंटेमिनेटेड. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वर्चुअली सर्टन है, यानी कि therefore the oil company has to provide for such cleanup cost in the year in which the law is virtually certain to be enacted. यानी कि जिस साल उसको लगता है कि भाई ये सर्टन है, वर्चुअली सर्टन है कि वो लॉ आ जाएगा और हमारी जो पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन खड़ी हो जाएगी, तो अब उसके जो क्लीन अप कॉस्ट है वो उसको प्रोवाइड कर देनी चाहिए उसके बुक्स में. तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विष्णु कंपनी हैज इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31st March 2017. 15 lawsuits were outstanding, none of which has been settled by the time the accounts are approved by the directors. तो 15 lawsuit उसके outstanding है, pending है. The directors have estimated the possible outcome as below. For the first 10 cases, जीतने की probability है 60%. तो पहले ये 10 केसेस की जो पहले बात कर रहे हैं उनके बारे में है. पहले 10 केसेस में जीतने की चांसेस है 60%, लो डैमेजेस के साथ हारने की चांसेस है 30% और लो हाई डैमेजेस के साथ हारने की चांस है 10%. और बाकी रिमेनिंग 5 केसेस में भी उसने प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है. तो वो कितनी है, जीतने की 50%, लो डैमेजेस के साथ हारने की 30% और हाई डैमेजेस के साथ हारने की 20%. और इनकी अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो भी हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. डायरेक्टर बिलीव करते हैं दैट द आउटकम ऑफ ईच केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ऑल अदर. यानी कि सारे जो भी केसेस है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. एक केस का असर एक में हारे तो ऐसा नहीं कि बाकी में भी हारते ही जाएंगे, या एक में जीते तो बाकी में भी जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं. सारे केसेस जो है वो इंडिपेंडेंट है. अब हमें एस्टिमेट करना है अमाउंट ऑफ कंटिंजेंट लॉस एंड ऑल्सो स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सच कंटिंजेंट लॉस. ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि इन द गिवन केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट 10 केसेस इज 60% एंड फॉर द रिमेनिंग 5 केसेस इज 50%. ये क्वेश्चन में देखा था अभी हमने. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 10 केसेस एंड 5 केसेस इज 40%. 100 minus 60, 100 minus 50. According to AS 29, provisions contingent liability and contingent assets where it is not probable that a present obligation exists, एंटरप्राइज डिस्क्लोजेस अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी. तो देखिए जब कोई पास्ट की वजह से जो भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अगर खड़ी होती है
और वो डिस्क्लोज की जा सकती है, तो जब प्रोबेबल होती है तो हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, उसका तो प्रोविजन ही बना देते हैं। लेकिन अब कोई भी पास्ट इवेंट की वजह से अगर जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो प्रोबेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज करेंगे एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सिंस इन द गिवन केस चांसेस ऑफ विनिंग द केस इज मोर, है ना, यहाँ पे जो जीतने के चांसेस है वो 60% है और यहाँ पे 50% है ना, और लूज करने के चांसेस है वो कम है, नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो प्रोविजन जो है वो अब हम इसके लिए नहीं बनाएंगे। इनफैक्ट इट इज अ कंटिंजेंट लॉस या फिर लाइबिलिटी, तो सिर्फ हम उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी के तौर पे ही दिखाएंगे। अमाउंट ऑफ कंटिंजेंट लॉस वो कैसे कैलकुलेट होगी, जो पहले 10 केसेस हैं उसके अंदर हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कि 90% जो 30% प्रोबेबिलिटी है 90,000 वाले लॉस की जो हमें पे करना होगा, और 10% के केस में 1,60,000 है। तो उस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी से अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ केसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस हिसाब से हमारी ये फिगर आ जाएगी। ये तो है फर्स्ट 10 केसेस के लिए अमाउंट है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट फिगर है। इसके बाद में जाएंगे हम बाकी रिमेनिंग 5 केसेस के लिए हम कैलकुलेट, इसी सिमिलरली हम 5 केसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे कि रिमेनिंग 5 केसेस में क्या हुआ है। 60,000 था 30% वाली प्रोबेबिलिटी के साथ, और 20% की प्रोबेबिलिटी के साथ 95 वाली अटैच थी, और नंबर ऑफ केसेस थे हमारे 5। उस हिसाब से हमने ये फिर कैलकुलेट किया, ये हमारी हो गई अमाउंट नंबर 2, और ये टोटल कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ जाएगी 1 + 2 करके, 4,30,000 + 185, तो टोटल हमारी हो गई 6,115,000 हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ गई। द एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी for each class of contingent loss या liability at the balance sheet date, an enterprise should disclose by way of note a brief description of the nature of the contingent liability। तो ये जो भी contingent liability जो भी हमारी अराइज हुई है 615 लाख की 6.15 की, ये हमें by way of note उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर बताना है, उसका नेचर बताना है। अब हम मॉड्यूल का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सिमिलर ही है हमारे जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें भी हुई है। फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 है। अ कंपनी फाइंड्स दैट देयर आर 20 लॉसूट्स आउटस्टैंडिंग व्हिच हैव नॉट बीन सेटल्ड। तो वहाँ पे पिछले केस में 15 थे, यहाँ पे 20 केसेस हैं, और अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज लेना बाकी है। पॉसिबल आउटकम दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 केसेस, उसमें तो जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उनको लग रही है 100% है। फिर नेक्स्ट 10 केसेस में उनको क्या लग रहा है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% है, लो डैमेजेस के साथ हारने की 30% है, और हाई डैमेजेस के साथ हारने की 10% है, और ये उनकी लॉस की अमाउंट दी हुई है एक्सपेक्टेड लॉस की। रिमेनिंग 5 केसेस में भी जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, लो डैमेजेस के साथ 30% है, और हाई डैमेजेस के साथ 20% है। इसमें भी हमें बताना है, एसर्टेन करना है अमाउंट ऑफ लॉस, और आउटकम ऑफ ईच केस इज टू बी टेकन सेपरेटली, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है। तो इसके अंदर जो है ये आंसर देखने का सिर्फ यही मतलब है कि यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छी दी हुई है, प्रीवियस हमारे जो प्रैक्टिस मैनुअल में जो क्वेश्चन था, इसके लिए हम ये एक आंसर देख लेते हैं। एज पर AS 29 कंटिंजेंट लाइबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी कि अगर सारी की सारी कंडीशंस जो कि मेंशन की गई अगर वो सारी फॉलो होती है तभी हमको कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करनी होती है। दैट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन कब बनाते हैं, जब वो प्रोबेबल होती है, यानी कि पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होना चाहिए, और वो ज्यादा प्रोबेबल नहीं होना चाहिए ताकि वो नहीं तो प्रोविजन ही बन जाता। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉयडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज यानी कि पैसे कुछ लगने वाले हैं, ये भी प्रोबेबल नहीं है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो रिमोट, जो पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई हमें पेमेंट करना होगा, कुछ आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का, वो भी बहुत ही रिमोट है, बहुत ही कम है। द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन। ठीक है, और जो अमाउंट भी है वो भी हम सफिशिएंटली रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट 5 केसेस इज 100% एंड हेंस क्वेश्चन ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर कंटिंजेंट लॉस डज नॉट अराइज। तो पहले जो 5 केसेस थे उसमें तो हारने का चांस ही नहीं है, 100% विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पे कंटिंजेंट लॉस की बात ही नहीं है। और जो बाकी के 10 केसेस हैं, अब यहाँ पे भी वही है, क्वेश्चन में एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो 30% केसेस हैं इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे
इस अमाउंट से, और इसको फिर हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, उस हिसाब से ही हमारी अमाउंट आ जाएगी, यानी कि 30% इंटू 120 इंटू 10। ऐसे ही हमें यहाँ पे ये बाकी वाला भी सॉल्व करना है। देखिए 30, 120 और इन दोनों को पहले मिला दिया इन्होंने, और बाद में 10 जो केसेस है उससे मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली है जैसा हमने लास्ट टाइम किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, सेम वही है। उस हिसाब से आपको 5 केसेस का बताना है, उनके लिए भी आपको अमाउंट निकालनी है, और टोटल इन दोनों को ऐड करना है 75 और ये 56 और 72, और 56 को मल्टीप्लाई करना है 10 केसेस के साथ, क्योंकि इसके टोटल नंबर केसेस थे 10, और जो ये बाकी 72,000 है उसमें 5 केसेस इन्वॉल्व थे। तो इस हिसाब से पहले इन्होंने केस वाइज निकाला और बाद में मल्टीप्लाई किया। पैटर्न जो है वो पहले वाला फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट का इनिशियल जो प्रेजेंटेशन है वो आपको ये वाला फॉलो करना है।